जो संधि का अंतिम जो वीडियो है वो आपके सामने ला रहे हैं। तो देखिए, संधि हमने पढ़ी है, संधि के प्रत्येक भेद पढ़ लिए। संधि के 3 भेद थे। स्वर संधि थी, स्वर संधि के बाद फिर व्यंजन आई, व्यंजन के बाद विसर्ग आई। हमने पढ़ा स्वर संधि थी, स्वर के बाद में स्वर आना स्वर संधि कहलाती थी। और दोनों जो वर्ण मिल रहे थे स्वर संधि के अंदर, उन वर्णों के मिलने पर जो नया वर्ण पैदा हो रहा था, जो नया वर्ण परिवर्तन हो रहा था, जो नया वर्ण आदेश हो रहा था, वो थी स्वर संधि। और इसी प्रकार व्यंजन संधि में जो पहला पद व्यंजन आ रहा था और व्यंजन के बाद में स्वर भी आ सकता था, या स्वर की या व्यंजन के बाद में स्वर आ सकता है, या व्यंजन के बाद व्यंजन भी आ रहा था, वहाँ पर व्यंजन संधि हो रही थी। इसी प्रकार हमने विसर्ग संधि का जो पढ़ा है, जो टॉपिक पढ़ा है, उसके अंदर विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन हो जाना, मतलब विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन हो जाना विसर्ग संधि थी। तो देखिए, दोबारा इनकी परिभाषा क्या हो गई कि जहां पर स्वरगत परिवर्तन होता है, अर्थात स्वरों में परिवर्तन होता है, वहां पर स्वर संधि थी। अब जब 2 स्वर मिलेंगे तो उनसे जो नई चीज आने वाली है, जो परिवर्तन जिसे बोलते हैं कि 2 वर्णों के मेल पर जो परिवर्तन, तो जो वहां पर परिवर्तन हो रहा था वो परिवर्तन भी क्या था? स्वर संधि थी। और वहां पर परिवर्तन में जो आदेश हो रहा था वो भी स्वर था। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि में क्या था? व्यंजन संधि में जो पूर्व पद था, जो पहला वाला पद था, वो तो व्यंजन होना निश्चित था कि व्यंजन ही होगा। लेकिन जो उत्तर पद था, जो पर पद था, वहां पर व्यंजन भी हो सकता था, वहां पर स्वर भी हो सकता था। उस स्थिति में जो नया पद आदेश हो रहा था वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आ रहा था। और इसी प्रकार जब विसर्ग अपने स्थान को परिवर्तन कर रहा था, विसर्ग वहां से हट रहा था और विसर्ग के स्थान पर कोई दूसरा वर्ण आदेश हो रहा था, वो विसर्ग संधि थी। तो विसर्गत परिवर्तन को हम विसर्ग संधि कहते हैं। हमने विसर्ग संधि के 4 भेद पढ़े हैं, सत्व संधि, रुत्व संधि, फिर हमने पढ़ा उत्व विसर्ग संधि, फिर हमने पढ़ा है लोप विसर्ग संधि। तो सत्व विसर्ग संधि, रुत्व विसर्ग संधि, लोप विसर्ग संधि और उत्व विसर्ग संधि, ये 4 भेद हमने पढ़े हैं। चारों भेदों को हमने अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से, अलग अलग वीडियो के माध्यम से चारों भेदों को हमने अलग अलग पढ़ लिए। अब जैसा कि हमने स्वर संधि के पूरे भेद एक साथ बताए हैं, स्वर संधि का जो चक्रव्यूह था उसके अंदर बताए हैं, उसी प्रकार जब व्यंजन संधि के एक एक भेद पढ़ाने के बाद में व्यंजन संधि के पूरे भेद एक साथ हमने पढ़ाए हैं, जो कि व्यंजन दंगल के नाम से था। और अब आज हम विसर्ग संधि के चारों भेदों को एक साथ ले रहे हैं, जो विसर्ग संधि का संग्राम, जहाँ पर चारों भेद एक साथ इकट्ठे होंगे। और जिन चारों भेदों में आज संग्राम होने वाला है, किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि सत्व विसर्ग संधि होगी या रुत्व होगी या उत्व होगी और या तो लोप होगी। क्योंकि एक एक संधि को समझना आसान होता है, लेकिन जैसे एक साथ पूरी संधि आती है फिर दिमाग में अलग अलग बातें दौड़ने लगती है कि ये कहाँ मिल रही है, कैसे हो रहा है, नहीं आ रहा है। तो इस उलझन को दूर करने के लिए हमने तीनों संधियों में अलग अलग पूरा भाग दोबारा बनाया है। हमने व्यंजन बना लिया चक्रव्यूह, स्वर संधि में बनाया चक्रव्यूह, स्वर के बाद के अंदर फिर हमने व्यंजन संधि के अंदर बनाया दंगल, और विसर्ग संधि के अंदर हम आज बना रहे हैं संग्राम। तो विसर्ग संधि के संग्राम में हम चल रहे हैं। जो सबसे पहला भेद है वो आता है सत्व विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि जो हम पढ़ रहे हैं, विसर्ग संधि का संग्राम पढ़ रहे हैं। इस विसर्ग संधि के संग्राम में जो पहला भेद है वो कौन सा आ रहा है? विसर्ग संधि का आ रहा है। तो विसर्ग संधि की परिभाषा तो क्या होगी? विसर्ग संधि की परिभाषा होगी कि विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होना विसर्ग संधि कहलाती है। जो इसका नाम है विसर्ग संधि का संग्राम। विसर्ग संधि के स्थान पर कोई दूसरा शब्द, कोई दूसरा वर्ण आ रहा है, वो विसर्ग संधि होगी। अब आज हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि का पहला भेद है सत्व विसर्ग संधि। तो सत्व विसर्ग संधि, नाम इसका क्या लिखा हुआ है? सत्व संधि। तो से जिस प्रकार हमने व्यंजन संधि के अंदर पढ़ा कि जहाँ पर त्वय लगता है, त्वय का मतलब होता है उसका हिस्सा होना, उसका भाग होना,
उसका भागी। तो जो जिसके अंदर स का भाग होता है, जिस संधि में स की भागीदारी होती है या स आ रहा है, वो संधि होती है सत्व। तो जहाँ पर विसर्ग के स्थान पर स बनता हो वह सत्व संधि है, जहाँ पर विसर्ग के स्थान पर र बनता हो वो ऋत्व संधि होती है, जहाँ विसर्ग के स्थान पर उ बनता हो वो उत्व संधि होती, और जहाँ पर विसर्ग है अपने स्थान को लोप कर रहा है वो लोप विसर्ग संधि होगी। हमें चारों संधियों की परिभाषा, जो विसर्ग संधि के 4 भेद थे, हमें इनकी परिभाषा में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो देखो सत्व की परिभाषा क्या हो गई, विसर्ग के स्थान पर स बनना। अब स 3 बनते हैं, वो 3 स किन किन स्थिति के अंदर बनते हैं ये हम चर्चा करेंगे बाद में। पहले इनकी परिभाषा समझ। तो स 3 कौन कौन से बनते हैं? पहला हो गया हमारा स से शंकर जो होता है इचु ऐसा नाम। दूसरा हो गया हमारे पास में स शेष खटकोण वाला, क्या खटकोण वाला जिसका जो होता है हमारा मूर्धन्य स होता है जिसे बोलते हैं हम। तीसरा स सलेट वाला सड़क वाला होता है जिसे हम बोलते हैं लृतुलशा नाम दंता है, दंती स बोलते हैं। तो ये स बनते हैं, तीनों स कहाँ बनते हैं? सत्व संधि के अंदर बनते हैं। अब कैसे बनते हैं, किन नियमों से बनते हैं, और इन जो सत्व का जो नियम है इस सत्व संधि में हमारे पिछले नियम भी काम करेंगे। जो व्यंजन संधि के नियम थे इष्टो इष्टुना इष्टु और इष्टो इष्टुना इष्टु, वो इस संधि में हमारे पास में काम करेंगे। तो जहाँ पर स बन रहा है, विसर्ग के स्थान पर क्या बन रहा है? स बन रहा है, वो संधि कौन सी होगी? वो संधि होगी कौन सी? सत्व संधि हो गई, ये सत्व संधि। और जहाँ पर विसर्ग के स्थान पर र बनता है वो संधि कौन सी होगी? वो संधि होगी ऋत्व संधि। और जहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या बनता है? उ आदेश होता है, वो संधि कौन सी हो गई? वो संधि होगी उत्व संधि। और जहाँ पर विसर्ग अपने स्थान से लोप हो जाता है उस संधि का नाम होता है लोप विसर्ग संधि। परिभाषा बिल्कुल क्लियर, ये इनकी परिभाषा होगी। आज हम पढ़ रहे हैं सत्व विसर्ग संधि। कौन सी पढ़ रहे हैं हम? सत्व विसर्ग संधि। तो सत्व विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं तो हमें देखना ध्यान से। तो सत्व विसर्ग संधि में पहला भेद सत्व हो गया, और सत्व का इसका सूत्र क्या होगा? विसर्जनीय से सखरी, विसर्जनीय से सखरी। तो विसर्जनीय से सखरी का मतलब हो गया कि विसर्ग के स्थान पर खर, विसर्ग के स्थान पर स बन जाना। विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाना? विसर्जनीय से का मतलब हो गया विसर्ग के स्थान पर, और स का मतलब होता है स बन जाना। और कब बन जाना? खर। खर प्रत्याहार बाद में होने पर। खरी के अंदर सप्तमी विभक्ति होती है, और हम पढ़ते हैं कि जब किसी सूत्र में सप्तमी होती है तो सप्तमी वाला जो पद होता है वो उत्तर पद में होता है, मतलब प्लस के बाद में होता है, धन के बाद में होता है। अब रही बात खर प्रत्याहार में क्या क्या चीजें आती है, तो हम पढ़ चुके हैं कि खर प्रत्याहार में सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण आता है, और तीनों प्रकार के स आते हैं। पहला दूसरा वर्ण कैक है, फिर आ गया चेच है, फिर आ गया टैट है, फिर आ गया तैत है, फिर आ गया पैफ है, और तीनों प्रकार के से ये खर प्रत्याहार में आते हैं। तो अगर कोई भी पूछे कि विसर्ग संधि में उत्तर पद में आने वाला जो सूत्र में हमने लिया वो कौन सा पद आता है? खर प्रत्याहार आता है। खर प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो खर प्रत्याहार में वर्णों की संख्या होगी हमारे पास में 13। कितनी हो गई? 13 हो गई। 13 कौन कौन सी होगी? 5 वर्ग होते हैं, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। तो 2 तो इनके हो गए, तो 5 × 2 = 10 ये हो गए, और तीनों प्रकार के से 3 ये हो गई। तो कुल मिलाकर के खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या होगी 13 है। कितनी होगी? 13 होगी। अब विसर्ग के स्थान पर स बन जाना खर प्रत्याहार बाद में होने पर। तो जैसे हमने जब संधि पढ़ी तो हम कै ख को और पै फै को इन दो को हमने पहले निकाल दिया था, क्योंकि इनके लिए अलग से सूत्र आता है। क्योंकि ये कैक है और ये पै फै हैं, ये उपपद्यमान्याम और जीवामूली दोनों आते हैं, तो इनके लिए अलग अलग सूत्र है। कुफवो है, जो कुफवो जो सूत्र था इनका वो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नहीं है, इसलिए हमको इनको पहले अलग निकाल दिया है। अब हमारे पास में बच गया चेच है, टैट है और तैत है। ये 3 तो प्रकार के वर्ण बच गए और 3 प्रकार के स होते हैं हमारे पास में। एक तो क्या बच गया? चेच है। तो चेच है के लिए अलग प्रकार का स आता है, टैट है के लिए अलग प्रकार का स आता है, और तैत है के लिए अलग प्रकार का स आता है। अब ये स कैसे आएगा? जैसे मान लो उदाहरण देख रहे हैं, देखो उदाहरण के सामने ये आ गया। एक तो हमारे सामने सूत्र कौन सा काम आएगा? इस्तो, इश्चुना, इश्चू। ये कब काम आएगा? जब च होगा।
क्या होगा, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर जो बनेगा वो तो क्या बनेगा, ये स बनेगा। देखिए मैं चिन्ह लगा रहा हूँ, ये स बनेगा विसर्ग के स्थान पर। लेकिन इस स के बाद में अगर क्या आ जाए, देखो ये आया हुआ च आया हुआ, ये च आ गया, तो अगर इस स के बाद में ये स आ जाए तो ये देखो क्या बन रहा है, ये बन गया च, ये आ गया च, तो ये स बन रहा है, क्या बन गया, इस स के स्थान पर जो चेंजिंग होगी तो स कौन सा बन जाएगा, ये स बन जाएगा, जो मैंने आपको बताया अभी। इसी प्रकार विसर्ग के स्थान पर अगर ट वर्ग होता है, देखो च वर्ग च और छ होता है तो स कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है। और अगर विसर्ग इस स विसर्ग के स्थान पर क्या बन गया, विसर्ग के स्थान पर ये स बन गया, मान लो बिल्कुल ये बनेगा। जब विसर्ग के स्थान पर ये स बन गया और आगे वाला पद क्या है, ट और ठ है, तो अगर ट और ठ होता है तो जो स बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, ये स बनेगा। ये जो स है इस स के अंदर आकर के परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इस चीज को देखना है, समझना है। अब देखिए हम देख रहे हैं विसर्ग संधि के, विसर्ग के पश्चात खर प्रत्याहार आने पर विसर्ग का स हो जाना, विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार आने पर विसर्ग का स हो जाना सत्व संधि होती है। अब देखिए ये विसर्ग है, ये क्या है, विसर्ग। इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। इस विसर्ग अपना स्थान छोड़ेगा और विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, स होगा। और कौन सा होगा, जो सूत्र में दे रखा है, जो संधि में नाम में दे, ये स हो जाएगा। तो माना कि हमने यहाँ पर इस विसर्ग के स्थान पर स हो गया, कौन सा, दंती स हो गया, स सड़क वाला स हो गया। अब विसर्ग के बाद में कौन है, च और छ, इष्टुना वाला नियम लग गया यहाँ पर। तो नियम लगते ही यहाँ पर स कौन सा हो जाएगा, स इचु ऐसा नाम किस नियम से हो गया, हमने नियम भी आपके सामने लिखा है, इस्तो इष्टुना इच्छु के। ये देखो ये स बन गया और ये स बन क्या हो गया, आकर के ये स बन गया, क्यों बन गया, इच्छु, ये च होने पर बन गया, नहीं बनता, ये नियम हो गया पहला। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम था कि विसर्ग का बन गया यहाँ पर स, कौन सा, वो दंती से बन गया। आगे वाला वर्ण क्या है, टेठ है। तो देखो ये स है और इस स के बाद में ये टेठ आ गया, तो जो अपना ये स है अपना स्थान छोड़ेगा और आकर के ये स बन जाएगा। निश्चित सी बात है, ये स कौन सा बन गया, खटकोण वाला बन चुका है यहाँ पर। अब तीसरा नियम हो गया, स सड़क वाला कब बनेगा, तो इसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके लिए नियम हो गया कि विसर्ग के स्थान पर स बनना, तो इसके अंदर न तो लगता है इस्तो इष्टुना और यहाँ न लग रहा है इस्तो इष्टुना लग रहा है, इसमें सीधा सीधा नियम कौन सा लग गया, विसर्जनीय स है, अर्थात विसर्ग के स्थान पर स बन जाना, तो यही स बन जाएगा। दिक्कत है, तीनों स बनेंगे, कब कब बनेंगे हमने आपको आराम से समझा दिया है। अब बात रही स की, अगर तीनों स आ जाए तो सूत्र कौन सा लग रहा है, तीनों स आ जाए तो सूत्र होता है एक वास सरी, सरी का मतलब होता है सरवाद, सर एक प्रत्याहार है, सर प्रत्याहार में तीन ही वर्ण आते हैं, स रे, स रे, ये तीन वर्ण आते हैं। तो तीनों प्रकार के स, तो इसमें दो नियम लगते हैं, देखो हमारे सामने। एक नियम तो हो गया कि विसर्ग के बाद में अगर ये स होता है तो निश्चित है कौन सा, इस्तो इष्टुना इष्टु के अनुसार इसमें स यही बनेगा वापस। अगर विसर्ग के बाद में स ये आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर जो स बनेगा वो कौन सा बनेगा, यही बनेगा। क्यों बनेगा, ये लिखा हुआ ये रहा, इसलिए बनेगा। ये विसर्ग के बाद में ये स है, इस स के बाद में ये स आ गया, तो बनने वाला स भी कौन सा है, यही बनेगा। किस नियम से, इस्तो इष्टुना इच्छु के नियम से बनेगा। अब आगे चले हम। और इसी प्रकार विसर्ग के बाद में अगर ये स आता है तो इस विसर्ग के स्थान पर स बनेगा, वापस यही बन जाएगा। या फिर विसर्ग के स्थान पर ये स आता है, दंती स आता है, तो विसर्ग के स्थान पर जो स बनेगा वो यही बनेगा। पहला नियम तो ये। दूसरा एक नियम था कि विसर्ग के बाद में स आने पर, विसर्ग के बाद में स आने पर विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है, विसर्ग का विसर्ग, ये दूसरा नियम है। दोनों नियम चल सकते हैं, दोनों नियम में कहीं कोई गलती नहीं है। स के लिए हम दोनों नियम, एक तो विसर्ग के स्थान पर स कौन सा बन जाना, जो स बाद में उत्तर में आ रहा है वो का वो स बन जाना, चाहे वो अगर इच्छु ऐसा नाम से संकर वाला आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर जो स बनेगा वो संकर वाला बनेगा। अगर विसर्ग के बाद में खटकोण वाला आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर जो स बनेगा वो खटकोण वाला बनेगा। विसर्ग के बाद में अगर स सड़क वाला आ रहा है, दंती स आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर दंती स बनेगा। एक नियम तो ये हो गया। और दूसरा नियम, अगर विसर्ग के बाद में कोई भी स आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रह जाएगा। दोनों नियम सही हैं। इनके उदाहरण हमने आपको सामने दे दिए। रामे धन चे, देखिए विसर्ग के बाद में चे आ गया,
इस्तो इश्चूना, तो इश्चू में चू आ गया तो चू का मतलब चे, तो विसर्ग के स्थान पर स कौन सा बनेगा, संकर वाला बनेगा। इसी प्रकार बालस चलती में स कौन सा बन रहा है, हम नियम बता दिया आगे ये रहा, बालस चलती में च आ गया तो स कौन सा बन रहा है, संकर का। बालस चलती ये स बन जाएगा कौन सा, ये बन जाएगा ये श, इसके लगा देंगे हम हलंत, हलंत लगाते ये बन जाएगा पूरा, ये स बनेगा इसमें। निश्चलम में वही बात, च और छ तो स संकर का बन रहा है। धनुष टंकार में ट आ गया, तो जैसे ही ट आ गया तुरंत दिमाग में स्विच ऑन होना चाहिए। ट आते ही क्या होगा, ट आते ही विसर्ग के स्थान पर जाएगा खटकोन वाला क्षय बनेगा। रामस ठकार वो टेठ आ गया, फिर खटकोन वाला बन गया। हरीश त्राता में जो त्राता है, इस त्राता पद में जो पहला पद है वो क्या है, त्राता के अंदर पहला पद है तय, तो जब तय आ गया तो यहाँ पर स कौन सा बन रहा है, दंती से सड़क वाला स, हरीश त्राता। गजा तिष्ठन्ति में ती आ गया, गजा तिष्ठन्ति जो विसर्ग था उस विसर्ग के स्थान पर स बनेगा सड़क वाला, स सलेट वाला, गजा तिष्ठन्ति। अब देखिए हरीश सेते, विसर्ग के बाद में ये स आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, विसर्ग को यहाँ से उड़ाएंगे और विसर्ग के स्थान पर जो स बनेगा वो संकर वाला ही बनेगा वापस। विसर्ग के स्थान पर ये स आ गया तो विसर्ग को यहाँ से उड़ाना होगा और जो स आएगा वो कौन सा होगा, यही से अर्धमात्रिक आ जाएगा। विसर्ग के स्थान पर ये स आ गया तो विसर्ग को यहाँ से उड़ा दो और ये स आ जाएगा, पहला नियम। दूसरा नियम है कि विसर्ग के बाद में कोई भी स आ जाओ, केवल आपको जो धन का चिन्ह है ये यहाँ से उठाना है, ये किए संधि वापस हो जाएगी। हरि है सेते, राम है षष्ठ है, नी है शरती, बिल्कुल सही है। ये हो गया हमारा विसर्ग का संधि, सत्व संधि का रूप। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर दिक्कत होती है तो हम आपकी दिक्कत के लिए तैयार हैं, आप तुरंत हमें पूछिए, बिल्कुल आपकी दिक्कत को दूर किया जाएगा। अगला जो इसका भेद है वो है रुत्व विसर्ग संधि। तो रुत्व का मतलब हो गया रे आ जाना। रुत्व का मतलब क्या होता है, रुत्व का मतलब होता है रे आ जाना। अब रे कब आता है, विसर्ग के स्थान पर। रे कब आता है, विसर्ग के स्थान पर। हमने पढ़ा है कि विसर्ग का जो रे है वो रे कैसे बनता है, जब भी हम किसी शब्द को अगर पद बनाते हैं तो पद बनाने के लिए उसको सु प्रत्याहार लगाते हैं। जैसे राम है तो राम को अगर हम पद बनाएंगे तो हम करते हैं राम है। जो राम के जो विसर्ग लगा है वो संस्कृत की क्रिया के अनुसार सुप्रत्यय होता है, शुभ दिगंतम पदम, इसका सुप्रत्यय। तो सुप्रत्यय का क्या होता है, स शेष रह जाता है। हमने जो एक एक संधि के भेद पढ़ाए थे उसमें विस्तार से हमने समझाया है कि सु का स कैसे बनता है। सु जो होता है उसमें स की उ की इत संज्ञा होती है और स बचता है हलंत वाला। तो उसी नियम से यहाँ नियम चल रहा है रुत्व विसर्ग संधि। इसका सूत्र क्या है, स सजुसो रु है, मतलब स के स्थान पर और सजुस शब्द के स्थान पर स कौन सा है, सलेट वाला, ये से बनता है सुप्रत्याहार में, और सजुस शब्द इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, रु हो जाता है। क्या हो जाता है, रु आदेश। तो जब रु आदेश हो जाएगा तो रु में क्या होगी, रु की इत संज्ञा हो जाएगी। जब रु में एक की इत संज्ञा, जब रु में उ की इत संज्ञा होती है तो उ वहां से गायब होगा, तो क्या बचेगा, हलंत र बचेगा, अर्धमात्रिक र बचेगा। समझ रहे हैं बिल्कुल। और कब है, तो ये हम देखना, इधर वो आप इसमें लिखा हुआ इचो, दूसरा सूत्र क्या है, इचो असी विसर्गस्य रेफ है। इचो असी विसर्गस्य रेफ है मतलब इच प्रत्याहार के बाद में, कौन से प्रत्याहार के बाद में, इच प्रत्याहार के बाद में अस आने पर, अस भी एक प्रत्याहार है। अस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं हम आगे देखेंगे भी, और इच में कौन कौन, इच के अंदर पूरे स्वर आ गए। एक बात और बता दूं, विसर्ग हमेशा लगता है स्वरों के बाद में। विसर्ग कहाँ लगता है, स्वरों के बाद में। हमने समझा है कि जब पद बनाते हैं वहां पर स लगता है, वो स असल में विसर्ग होता है। तो उस स का ही क्या बनता है, रू बनता है, और रू का क्या बनता है, रे बनता है। वो रे असल में है क्या, वो रे असल में विसर्ग होता है। जो रे अर्धमात्रिक होता है वो क्या होता है, विसर्ग होता है। तो हम बोलते हैं रे का रे बन जाना, तो रे किसका बना, स का बना। वो स किसका बना, सुप्रत्याहार का बना। और सुप्रत्याहार कैसे बना, विसर्ग का बना। तो राम है, या तो उसको राम है बोल दो या रामश बोल दो, राम है बोल दो या रामश बोल दो, दोनों एक ही चीज है। अब देखते हैं हम सजुसरु और इचो से क्या चीज है। पदांत सकार या सजुस शब्द के बाद, ये स पदांत सकार और ये हो गया सजुस शब्द के बाद। क्या हो गया,
इच प्रत्याहार के पहला चीज तो ये होगी इच प्रत्याहार। इच प्रत्याहार में क्या होता है, ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये वर्ण आते हैं। तो कितने वर्ण हो गए, ये 8 वर्ण हो गए, 8 स्वर हो गए। एको और आको छोड़ दिया हमने, ध्यान रखना। अब एको आको हमने छोड़ा है। इनके बाद में क्या आना चाहिए, इनके बाद में जो क्या लिखा हुआ है, अस प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार, अश प्रत्याहार। अस प्रत्याहार में पूरे स्वर आ गए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ गया, ये विरल हो गया और हो गया। देखिए यहाँ पर जो चीजें आ रही है, ध्यान देना, यहाँ पर जो चीजें आ रही है इस प्रत्याहार में, वो चीजें सत्व विसर्ग संधि में नहीं थी। तो पहली बात, सत्व से इसका कोई नियम नहीं टकरा रहा है। क्लियर, बिल्कुल भाई, कंफ्यूज नहीं होना हमें, इसलिए हम वीडियो बता रहे हैं कि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो सत्व संधि में जो चीजें आ रही थी, पहला दूसरा वर्ण आ रहा था, जो खर प्रत्याहार आ रहा था, इस रुत्व संधि में जो उत्तर पद है उसमें खर प्रत्याहार का एक भी वर्ण नहीं आ रहा है। इसका मतलब नियम नहीं टकराएगा। आ जाओ उदाहरण में आ जाओ। कवि धन अयम। अब देखो हमें तुरंत ध्यान ना, वी, जो वी के बाद वी में कौन आ गया, ई। यहाँ कौन आ गया, विसर्ग के पहले कौन है, ई। विसर्ग के पहले कौन है, ए। विसर्ग के पहले कौन है, ई। विसर्ग के पहले कौन है, उ। यहाँ विसर्ग के पहले कौन है, उ। यहाँ विसर्ग के पहले क्या है, ए। अब इधर लिखा हुआ है ए नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए नहीं आना चाहिए लिखा है, और वहाँ क्या आ रहा है, ए। यहाँ क्या आ रहा है, ए। यहाँ क्या आ रहा है, ए। इन नियमों को समझाने के लिए हमने बहुत अच्छी चीज आपके साथ में ली है, क्योंकि बाद में चीजें बड़ी दिक्कत देने। ये देखो इन सब में ए आ रहा है, इन तीनों में क्या आ रहा है, ए, इसमें ए, इसमें ए, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए नहीं आना चाहिए। अब इस लाइन को पढ़ लो, आप विशेष को पढ़ो। पूर्व पद में संबोधन ऋकारांत, ऋकारांत का मतलब पितृ शब्द, मातृ शब्द, स्व, इनका संबोधन होना चाहिए, और अकारांत अवयव ये आ सकते हैं, इनका ए आ सकता है। तो देखो प्रातः में क्या है, अकारांत अवयव, पुनः में क्या है, अकारांत अव्यय, और पितः में क्या है, ऋकारांत संबोधन, हे पितः। क्लियर बात। ये राम नहीं आना चाहिए, यहाँ पर राम है, श्याम है, मोहन है, गणेश है, शिव है, ये नहीं आना चाहिए। बालका है, ये नहीं आना चाहिए। क्या आएगा इधर, अगर इधर ए आएगा तो ऋकारांत संबोधन का एक वचन मान लो, और या फिर मान लो अकारांत अव्यय पद आता है। ठीक है। अब इस ई का क्या बन, इस विसर्ग क्या बन गया, रे बन गया। रे किसके अंदर मिल गया, एमे, तो रे बन गया पूरा कवि रयम। हरे और इदम, तो रे के बाद में विसर्ग, विसर्ग क्या बनेगा, रे बन गया। रे कहाँ मिलेगा, हर्ष ई में, तो क्या बन जाएगा, हर्ष री। जब रे मिलेगा, रे यहाँ से निकलेगा, रह जाएगा ई के पास में। ई कौन सा, हर्ष है, तो री कौन सा बनेगा, हर्ष। हरे रिदम, हरे रिदम। निह धन धनम, तो देखो यहाँ इधर वाले पद देख लो आप, इधर वाले पद आपको क्या मिलेंगे, या तो मिलेंगे स्वर, और या क्या मिलेंगे 3 4 5, और या क्या मिलेगा, यह विरल है। अगर यहाँ पर आपको पहला दूसरा वर्ण इधर मिल गया, इधर ये देखो, ये पूरे पद और ये पूरे पद इधर वाले, ये पहला दूसरा वर्ण कभी नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पहला दूसरा वर्ण मिल गया तो फिर ये ऋत्व संधि नहीं होगी। क्लियर। आगे देखो, ये चीजें यहाँ ध्यान से देखना में, ये हमने आपको बता दिया। तो ये इसके बाद में ये पितुधन इच्छा, तो विसर्ग बन गया रे, रे किस ई में मिल गया, पितुर इच्छा। मातुधन आज्ञा में रे मिल गया, आमे, तो मातुर राज्ञा, रा बन गया। यहाँ आगे स्वर नहीं है, नीह के बाद लिखा हुआ धनम, तो नीह के बाद स्वर नहीं है, तो जो विसर्ग था ये बनेगा आधा रे। वो रे कहाँ जाएगा, इस ध के ऊपर, निर्धनम। क्या बजाएगा, निर्धनम। पुनः धन अत्र, पुनः धन अत्र में जो विसर्ग के स्थान पर रे बना है वो ए में मिल जाएगा, रे पूरा बन जाएगा। पितः धन वंदे में रे बनेगा विसर्ग का, वो रे कहाँ जाएगा, आगे स्वर ही नहीं है। जब आगे स्वर नहीं हो तो रह जाएगा कहाँ, वह के ऊपर, पितर वंदे। और ये चीजें मेन चीज थी, लिख दी हमने। पूर्व पद में अगर ए हो, कहाँ हो, ऋत्व में, तो कौन सा होना चाहिए, संबोधन ऋकारांत और अकारांत अव्यय, इन पद का ए हो सकता है। आगे चलिए नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में देखो, उत्व विसर्ग संधि। उत्व किसे कहते हैं, विसर्ग के स्थान पर उ बन जाना, विसर्ग के स्थान पर उ बन जाना क्या होता है, उत्व विसर्ग संधि। तो
उत्व विसर्ग संधि की परिभाषा क्या हो गई? विसर्ग के स्थान पर ऊ बन जाना ही विसर्ग उत्व संधि कहलाती है। क्लियर? देखिए इसका सूत्र क्या है। इसका सूत्र लिया हमने अतो रोरु प्लुताद प्लुते। पहला, इसके दो सूत्र हैं। पहला है अतो, अतो का मतलब हो गया ए के बाद। क्लियर? अब ए के बाद क्या है? रोरु प्लुताद प्लुते, मतलब इधर भी क्या होना चाहिए? ह्रस्व है, उधर भी क्या होना चाहिए? ह्रस्व है। दोनों तरफ क्या होना चाहिए? ए। दोनों तरफ क्या होना चाहिए? ए। अब देखो ध्यान से, हम पहले वाले नियमों को साथ लेके चलेंगे। तो सत्व का नियम था क्या दोनों तरफ ए? नहीं था। अरे सत्व में दोनों तरफ पूर्व पद में परपद में ए था? नहीं था। ए था क्या? दोनों तरफ ए नहीं था। दोनों तरफ अगर हम पूर्व में ले लें तो मान लो ए हो सकता है, सत्व में हो सकता है, सत्व में ए हो सकता है, लेकिन जो उत्तर पद का ए है वो सत्व में नहीं था। वहां पर क्या था? एक दो वर्ण था या तीनों सह थे, तो नियम नहीं हो रहा है। दूसरा नियम क्या था? रुत्व वाला नियम था। रुत्व में पहले मना कर दिया ए नहीं होना चाहिए, और ए अगर हो तो कौन सा होगा? ए अगर हो तो कौन सा था? अव्यय पद का। कौन सा था? उधर अव्यय पद का ए था, लेकिन इधर अव्यय पद का ए नहीं होना चाहिए। देखो ध्यान से देखना, ये जो पितु है, जो पितु है ये लिखा हुआ है पुनः है, प्रातः है, पितः है। जो ये यहाँ थे वो यहाँ नहीं है, और जो यहाँ ए नहीं था राम का, बालक का, यहाँ ए नहीं था, वो कहाँ होना चाहिए? वो यहाँ होना चाहिए। क्लियर है? मतलब जो ए यहाँ था, जो ए कहाँ था? जो ए इसमें में था, उत्व में था, तो जो ए उत्व में था, जो ए यहाँ था, कौन सा? यहाँ ए कौन सा था? यहाँ ए था अव्यय पद का ए था, यहाँ ए ऋकारांत संबोधन का था, वो ए यहाँ, वो ऋकारांत संबोधन का ए यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ ए कौन सा नहीं था? राम है, बालक है, शिव है, गणेश है, कृष्ण, ये नहीं था, वो यहाँ होना चाहिए। तो बताओ नियम कहीं टकरा ही नहीं रहा है। हम नियम टकराने की बात कह ही नहीं सकते, क्योंकि नियम नहीं टकरा रहा है। सत्व में तो वैसे नहीं टकरा रहा है, क्योंकि सत्व में तो एक दो हैं, तो वहां कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं है। क्लियर है? अब रुत्व में नहीं टकराएगा, क्योंकि रुत्व का नियम आपके सामने आ चुका है, दोनों तरफ है। तो जो इस विसर्ग का क्या बनता है? स बनता है। स का क्या बनता है? स सजुसो रू से क्या बन रहा है? रू बन रहा है। रू का क्या बन रहा है? रे बन रहा है। तो ये रे क्या हो जाएगा? ये रे कहाँ में आ गया? ऊ में आ गया। ये रे कहाँ गया? ऊ में आए, क्योंकि रे का क्या बन रहा था? रे में अतो रोरु प्लुताद प्लुते, जो अत था, अत का मतलब क्या हो गया? अत का मतलब ए हो गया, और ए प्लुते का मतलब होता है ह्रस्व ए। दोनों तरफ ए आएगा, तो दोनों तरफ ए आएगा तो वहां विसर्ग के स्थान पर क्या होना है? इस विसर्ग के स्थान पर होना है ऊ। जो ये विसर्ग ये दिख रहा है आपको, ये विसर्ग, इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? उत्व, क्योंकि नाम इसका क्या है? उत्व, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। वो ऊ जब ए के संपर्क में आएगा, ए और ऊ दोनों मिलेंगे, तब आद गुण से क्या हो जाएगी? गुण संधि होगी। यहाँ पर क्या होगी? गुण संधि हो जाएगी। जब यहाँ पर गुण संधि हो रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओ, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अब ये बच गया ए। जब ओ के संपर्क में ए आएगा तो हमने एक संधि पढ़ी थी, कौन सी? पूर्व रूप। कौन सी पढ़ी थी? पूर्व रूप। एंगी जो पूर्व था, कौन सा? जो एंग पदांत पर संधि थी हमारी, पूर्व रूप वाली संधि थी, वो नियम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो लगेगा पूर्व रूप। जैसे हमने पढ़ा कोदन अपी, शिवोधन अपी, शिवोधन अवदत, ये संधि पढ़ी थी हमने, और पूर्व संधि, वो यहाँ पर हो गया शिव। अब शिव का क्या बन गया? यहाँ पर जो विसर्ग है इसका क्या बनेगा? ऊ। जब ऊ आएगा वह के संपर्क में तो क्या बनेगा? शिवो। अब शिवो के बाद में जब अर्चे आ गया तो संधि कौन सी बननी है? स्टार्ट होगी पूर्व रूप। तो यहाँ पर दो दो तीन तीन संधियां एक साथ अब काम करी। कौन सी? पिछली वाली संधियों की अनुवृत्ति हो रही है। संधियों की क्या हो रही है? अनुवृत्ति। सूत्रों की अनुवृत्ति हो रही है। सूत्र वहां गुण संधि में सूत्र था, कौन सा? आद गुण है, वो यहाँ पर काम आ गया ऊ में, क्योंकि आद गुण में नियम था कि ए और ऊ मिलेगा तो ओ बनेगा, तो ओ बन गया। जैसे ही ओ बन गया तो ओ के आगे वाली चीज हमने देखी, ए आ गया। तो जैसे ही ओ के आगे जो पदांत ओ था, उस पदांत ओ के बाद में क्या आ गया? ए। और ये सूत्र कहाँ था? स्वर संधि में था कि ओ के बाद में ए आता, तो ओ के बाद में ए आ गया। संधि कौन सी आ गई? पूर्व रूप। कौन सी आ गई? पूर्व रूप। तो शिवोधन अर्चे हैं तो संधि क्या बनेगी? शिवोर्चे। तो शिवो का शिवो रह जाएगा। जो ए है इस ए का बनेगा अवग्रह। क्या बनेगा इसका? अवग्रह। ये बन जाएगा अवग्रह। अगर मान लो यहाँ पर ए होता ही नहीं,
ये वगैरह बन जाएगा। ए अगर होता ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन ए आ जाए तो, अगर यहाँ पर ए आ गया तो बनेगा अवग्रह, ए नहीं आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर ये सिगो का सिगो रह जाएगा और अगला जो शब्द वैसा का वैसा, कोई चेंज नहीं होगी। बाल कह धन अपी, बोलो संधि क्या होगी? बाल को अपी नहीं बोलना है, बाल को पी, क्योंकि ए तो इसके अंदर मिल गया, इसलिए ए तो बिल्कुल साइलेंट, इसको बोलेंगे नहीं एक को, तो सीधा बाल को, और बाल को के बाद में क्या बोलना है? पी, बाल को पी। सैधन पी, सोपी। यशोधन गानम, यहाँ जाइए आप, यशोधन तो ए का विसर्ग का बन गया ऊ मिल गया, शब्द का बन गया यशो। अब अवग्रह के लिए आगे कुछ नहीं है, तो संधि क्या हो गई? यशो गानम। संधि क्या हो गई? यशो गानम। यशय धन दा क्या बनेगा? यशोदा। तपह धन भूमि क्या बनेगा? तपोभूमि। रामय धन जयति क्या बनेगा? रामो जयति। मनः धन भावे क्या बनेगा? मनोभाव है। वीर धन गच्छति क्या बनेगा? वीरो गच्छति। क्लियर है ये चीज। हस प्रत्य, ये भी था एक हस प्रत्याहार, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने पढ़ लिया हसीचे वाला हस, क्योंकि ये वरल है में तो है आ गया, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इस सूत्र के अंदर सब कुछ आ चुका है। ये लिखा, फिर भी लिखा, हमने लिखा है एक सूत्र और था हसीच है, हस एक प्रत्याहार है। हस प्रत्याहार में क्या आता है? हस प्रत्याहार में अपने ये वरल है पूरी आगे है आ गया, तो कुल मिलाकर के हमने बता दी क्या क्या चीज़ आने वाली है। ये पूरी चीज़ें आने वाली है, ये पूरी चीज़ें आई हस में। क्लियर है? तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ गया, ये वरल है आ गया और स्वर आ गया। तो इतना सरल नियम उत्तम संधि का है। उत्तम संधि का नियम हमें बिल्कुल आंखें बंद करके बोलना है कि उत्तम संधि का नियम क्या होगा? उत्तम संधि का नियम होगा कि विसर्ग के पहले क्या आना चाहिए? ए। विसर्ग के पहले क्या आना चाहिए? ए वर्णांत, ए वर्णांत वर्ण शब्द आना चाहिए, पद आना चाहिए वहाँ पर, तो ए वर्णांत पद आ गया। विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए? विसर्ग के बाद भी ए आना चाहिए। विसर्ग के बाद में अगर स्वर आएगा तो कौन सा आएगा? अगर स्वर आएगा तो कौन सा आएगा? ए आएगा। और व्यंजन आएंगे तो कौन सा आएंगे? व्यंजन आएंगे तो आएंगे तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और यह वरल है, यानी पूरे स्वर आएंगे। पूरे स्वर नहीं आएंगे, विसर्ग के पहले ए और विसर्ग के बाद भी ए स्वरों में। दूसरा नियम क्या था? विसर्ग के पहले तो ए आएगा, लेकिन विसर्ग के बाद अगर व्यंजन वर्ण आए तो कौन से आएंगे? तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यह वरल है, जो ऋत्व में आ रहे थे, जो ऋत्व में आ रहे थे वो यहाँ आएंगे। ऋत्व में हम कहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, बस ऋत्व के अंदर पहले ए नहीं आ रहा था और यहाँ पर पहले ए आ रहा था, तो ऋत्व का नियम यही खत्म हो गया। तो सत्व नहीं टकरा रही है, ऋत्व नहीं टकरा रही है, उत्व भी नहीं टकरा रही है। क्लियर काम? बिल्कुल सही। चलो आगे चलते हैं हम। इसका अंतिम जो भेद है वो है लोप विसर्ग संधि। इसको ध्यान से देखना, लोप विसर्ग संधि के अलग अलग 4 नियम हैं। पहला नियम, हमें पहले चारों नियमों को पढ़ना है, फिर इनको 2 बार हमें बिल्कुल आंखें बंद करके याद करना है, बोलना है। आंखें बंद करके याद करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और वो याद करने की क्षमता अधिक प्रदान करते हैं। इसलिए हमें कोई चीज़ को पढ़ने के बाद उसे दोबारा मन के अंदर बोल के देखना चाहिए, तीसरी बार में उसको लिख के देखना चाहिए। जिसने एक बार याद करने के बाद दोबारा मन के अंदर बोल के देख लिया और तीसरी बार में लिख के देख लिया, उसकी जिंदगी से वो चीज़ कभी भी नहीं मिट सकती। वो हमेशा लाइफ टाइम वैलिडिटी, वो हमेशा के लिए उसकी इनकमिंग आउटकमिंग दोनों चालू रहती है। लाइफ टाइम वैलिडिटी उसकी रहती है। आज के 80 साल बाद पूछेंगे आपको, जब आप बिल्कुल दादा बन जाओगे, जब दादी बन जाएंगे, बच्चे पूछे कि ऋतु संधि का नियम क्या होता है, तो तुरंत वहाँ पर ऋतु संधि का नियम बता देना है। उत्तर संधि का नियम क्या होता है, तो तुरंत आज के 80 साल बाद उत्तर बता देगो, अरे बेटा उत्तर संधि के अंदर विसर्ग के पहले भी ए होता है। अरे बेटा उत्तर संधि के अंदर जो बाद वाला पद आता है वो भी हमने सर ने, जो हमारे सर थे उन्होंने ए ही बताया था, ए होना चाहिए। और अगर ए नहीं हो तो व्यंजन में क्या होना चाहिए, दादी व्यंजन में क्या होना चाहिए, तो वहाँ बता दो दादा दादी जो बनोगे आप बाद के अंदर 80 साल बाद में, कोई दादी बनेगा कोई दादा बनेगा, कुछ तो बनोगे। तो 80 साल बाद फिर आपको ये बताना है कि अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, जो विसर्ग के बाद वाला पद आएगा उसमें या तो ए आएगा, और अगर ए नहीं आएगा तो फिर उसके अंदर किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आएगा, या फिर ये वर्ण आएगा, या फिर है आएगा। तुरंत आपके पोते जो पोती जो भी है प्रसन्न हो जाएगी। इसलिए लाइफ टाइम वैलिडिटी जो आज है, आज के 80 साल बाद भी वही रहेगा। जो आज है, आज के 80 साल पहले ही वही था। लाइफ टाइम क्लियर चीज, कभी परिवर्तन नहीं होगा। संधि का नियम, संधि आज भी ए और ए आ बन रहा था,
संधि आज के कई सालों पहले, कई युगों पहले भी ए और ए आ बन रहा था, और कई युगों बाद भी ए और ए आ बनेगा। क्या बनेगा? आ बनेगा। अब विसर्ग संधि का लोप विसर्ग का पहला नियम, तो लोप की संधि क्या होगी? लोप संधि की परिभाषा होगी विसर्ग का लोप हो जाना। विसर्ग का लोप हो जाना ही लोप विसर्ग संधि होती है। तो देखिए पहला नियम, विसर्ग के पहले क्या हो? ए हो। उत्तर संधि में आ रहा था। देखो मैं पहले वाला नियम साथ लेके चलूंगा, कंफ्यूज नहीं हो। विसर्ग के पहले क्या हो? ए हो। विसर्ग के बाद भी क्या हो? ए हो। ऐसे भिन्न, विसर्ग के पहले क्या हो? ए हो, और विसर्ग के बाद में क्या हो? ऐसे भिन्न कोई भी स्वर। देखो ऐसे भिन्न क्यों कर दिया? ऐसे भिन्न इसलिए कर दिया क्योंकि ए उत्व में आ रहा था, और ऐसे भिन्न इसलिए कर दिया कि ए रुत्व में आ रहा था, अव्यय वाला ए, तो कोई ए नहीं आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर न तो यहाँ पर ए न तो कोई अवयव का आएगा, और न यहाँ पर ए कोई पद का आएगा। ए कोई नहीं आएगा। जब ए नहीं आएगा तो उत्व नहीं टकराएगी। जब ए नहीं आएगा तो रुत्व भी नहीं टकराएगी। क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर बात होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों तरफ, इधर तो ए आना चाहिए, इधर ए नहीं आना चाहिए, ए के अलावा आना चाहिए। सूत्र इसका लिख दिया हमने, ये इसका सूत्र है, अतो अनति अचि विसर्गस्य लोप है। इधर क्या होना चाहिए? ए, और इधर अन अति अचि, मतलब ए के अलावा पूरा अच, ए के अलावा कोई भी स्वर हो सकता है। अच का मतलब स्वर होता है, तो अन अति अचि, ए के अलावा कोई भी स्वर आ सकता है। तो बताइए लोप विसर्ग संधि का पहला नियम तुरंत बोल देना है कि लोप विसर्ग संधि का पहला नियम था कि विसर्ग के पहले तो ए आना ही चाहिए, और विसर्ग के बाद में ए के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो सकता है। कोई भी स्वर, व्यंजन नहीं हो सकता है, कोई भी स्वर हो सकता है, कोई भी स्वर हो सकता है, वहां पर बनेगा लोप। वहां कुछ नहीं करना है, केवल बस प्लस का चिन्ह हटा दो और विसर्ग को हटा दो, संधि बन गई। उदाहरण आ जाओ सामने, बाल कह धन आया थी, देखो कै में क्या आ गया? ए। क्या इधर ए आया? नहीं आया। इधर ए के अलावा कुछ भी आ सकता है, तो संधि क्या बनेगी? बालक अलग कर दो, आयाति अलग कर दो, इनको मिलाना नहीं है। बालक अलग रहेगा, आयाति अलग रहेगा, बालक आयाति, दोनों को मिला दिया, काम मिलाना नहीं है। शिवधन आह में इधर कौन आ गया? ए। इधर कौन आ गया? आ। तो संधि कौन सी होगी? लोप। क्या ये संधि सत्व हो सकती है क्या? शिवधन आह सत्व हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इधर एक दो नहीं है। क्लियर? दूसरा नियम, क्या ये संधि रुत्व हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पर क्या है? 3 4 5। यहाँ पर क्या है? 3 4 5। रुत्व में रुत्व संधि थी, यहाँ पर ए नहीं था, यहाँ पर ए नहीं था, और यहाँ पर ए आ गया तो रुत्व नहीं होगी। क्या ये उत्व हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उत्व में यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो उत्व तो संधि बच गई कौन सी और है? विसर्ग संधि के भेद कितने होते हैं? 4, तो चौथा भेद कर दो। कौन सा भेद करना है? चौथा भेद करना है। अब चलते हैं हम आगे। शिवधन इति में देख लो, शिव इति, मंधन उच्छेद में क्या हो गया? मन उच्छेद। अलग अलग मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये संधि होगी लोप विसर्ग संधि। कौन सी होगी? लोप विसर्ग संधि। लोप विसर्ग का दूसरा नियम क्या है? लोप विसर्ग के दूसरे नियम में ध्यान से देखना है। सूत्र क्या है? आतो असि विसर्गस्य लोप है। आतो असि विसर्गस्य लोप है, ये इसका सूत्र है यहां से यहां तक। विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? आ, और विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए? विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर आ सकता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण भी आ सकता है, य व र ल और है भी आ सकता है। बताओ जी, ये नियम हम सत्व से टकराएंगे, पहले आगे उदाहरण देखेंगे तब टकराएंगे सत्व से हम। तो बताइए विसर्ग का दूसरा नियम क्या हो गया? विसर्ग का दूसरा नियम हो गया विसर्ग के पहले आना चाहिए, और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आ सकता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ सकता है, या फिर य व र ल है, इनमें से कोई भी एक चीज आ सकती है। तत्र उस स्थान पर, तस्मिन् स्थाने उस स्थान पर विसर्गस्य लोप भवति, विसर्ग का लोप हो जाता है। सही है बिल्कुल। अब चलते हैं उदाहरण देखिए इसके। इसका उदाहरण हमने देख रहे हैं बालकः दनति। तो बताइए पहली चीज, क्या ये संधि हम दो एक एक नियम ध्यान से देखेंगे। क्या सत्व संधि हो सकती है?
सत्व संधि हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? यहाँ पर पहला दूसरा वर्ण होना चाहिए था। क्लियर बात? छोड़ो, आगे चलो। क्या ऋत्व हो सकती है? नहीं हो सकती। ऋत्व क्यों नहीं हो सकती? ऋत्व क्यों नहीं हो सकती? ऋत्व इसलिए नहीं हो सकती कि यहाँ पर क्या आ गया, देखिए यहाँ पर ए और आ नहीं होना चाहिए। ऋत्व में क्या नहीं होना चाहिए? यहाँ पर ए और आ नहीं। ऋत्व का नियम था ये, ए और आ नहीं था, ई से स्टार्ट था। यहाँ जो स्वर थे ऋत्व में वो ई से स्टार्ट थे। देख लीजिए, समझ गया बिल्कुल। तो ऋत्व भी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आंखें खोल के देखिए, ऋत्व में लिखा हुआ है ए और आ नहीं होना चाहिए था, और यहाँ पर क्या आ गया? आ। तो ऋत्व भी नहीं हो सकती। तीसरी चीज, क्या उत्व हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उत्व में लिखा हुआ सर पहले भी क्या आएगा? ए, बाद में भी क्या आएगा? ए। तो पहले क्या आएगा? ए। तो ए तो है ही नहीं, तो उत्व भी नहीं होगी। अब बच गई कौन सी? लोप। कौन सी बच गई? लोप विसर्ग संधि बच गई। अब चलते हैं अगले नियम, नियम नंबर 3। अरे भाई समझ में आ रहा नहीं यार आपके? आराम से समझना। उत्व नहीं हो सकती। उत्व इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उत्व में हमने पढ़ा विसर्ग के पहले ए आना चाहिए, और यहाँ पर विसर्ग के पहले क्या आ गया? आ गया। तो उत्व नहीं हो सकती, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती। नियम नंबर 3। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम पढ़ रहे हैं हम। स विसर्ग के पहले क्या आना चाहिए? सह और एश है। सह और एस है। अब ये नियम किसी भी संधि से नहीं चलते आ रहे हैं, न सत्व में चले हैं न उत्व में चले। उत्व में चले हैं, लेकिन उत्व में आगे देखिए, उत्व में ए के अतिरिक्त देखो यहाँ तोड़ दिया, तुरंत ही तोड़ दिया उस उत्व को। सत्व में नियम था ही नहीं है। जब नियम पढ़े थे ऋत्व में यहाँ ए नहीं होना चाहिए था। तो पहले चीज तो सत्व में आ जाओ आप। सत्व नहीं है क्योंकि सत्व में क्या आ गया? देखो सत्व में क्या गया? 3 4 5। सत्व में क्या गया? कोई भी अतिरिक्त कोई भी स्वर हो सकता है। तो कोई भी संधिकृत कोई भी स्वर वही तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो सकता है। यहाँ इधर है वही तीसरा चौथा पांच, इधर जो इधर वाले वर्ण हैं यहाँ पर तो क्या होना चाहिए था? सह और एस है आ गया, और यहाँ पर क्या होना चाहिए? वही तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होना चाहिए, और ए के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो सकता है। तो सत्व नहीं होगी। उत्व क्यों नहीं होगी? उत्व इसलिए नहीं होगी कि यहाँ पर क्या नहीं है? ए नहीं है, तो उत्व नहीं होगी। अब चलिए कि ए नहीं होना चाहिए, तो ए नहीं, उत्व नहीं होगी क्योंकि अब गया था ए आएगा। तो अब संधि बच गई कौन सी? तीसरी, लोप। ऋत्व इसलिए नहीं होगी कि यहाँ पर ए आ गया, ऋत्व में यहाँ पर ए नहीं आता है। तो तीनों नियम टकरा रहे हैं, तो बच गई कौन सी? लोप। कौन सी बच गई? लोप। सत्व नहीं है, इधर 1 2 नहीं है। ऋत्व नहीं है, यहाँ पर ए आ गया। उत्व क्यों नहीं है? उत्व इसलिए नहीं है कि यहाँ पर ए आना चाहिए था। यहाँ पर क्या आना चाहिए था? ए। दोनों जगह ए आना चाहिए था, तो उत्व भी नहीं होगी। काम क्लियर है हमारा? ठीक है, क्योंकि ए तो हमने पहले तोड़ दिया। देखो ये तोड़ दिया, ए नहीं है तो उत्व नहीं होगी। चलिए आगे, तो इसकी संधि क्या होगी? सह धन गच्छति में संधि लोप करना बस। सह गच्छति। एश धन वत्ति में संधि क्या होगी? एश वदति। एश विष्णु शय करोति। सर घट जाएगा, और बीच के अंदर जो धन का चिन्ह है ये भी हट जाएगा। इधर सबका बालिका है धावंती, बालिका इच्छन्ति, बालिका रहेगा, विसर्ग घट जाएगा। ये दोनों चीजें हट जाएगी जब संधि करेंगे। तो ये दोनों चीजें गई, इसको काट दो, ये गई। ये भी जब हम संधि करेंगे तो ये भी गई, जो ये चीजें चली जाएगी। अब देखते हैं विसर्ग संधि का चौथा नियम और अंतिम नियम। विसर्ग संधि का चौथा अंतिम नियम क्या होगा? पूर्व पद में क्या होना चाहिए? रे। और रे किसका बनता है? विसर्ग का। रे किसका बनता है? विसर्ग का रे बनता है ना। राम है, बालक है, छात्र, ये रे आना चाहिए। ध्यान रखना, ये रे आना चाहिए। बालक है, बालक है में जो विसर्ग है उस विसर्ग का क्या बनता है? रे। राम है में जो विसर्ग है उस विसर्ग का क्या बनता है? रे। पुनः में जो विसर्ग है उस विसर्ग का क्या बनता है? रे। हरि में जो विसर्ग है उस विसर्ग का बनता है? रे। तो रे के बाद में रे आने पर, रे के बाद में वापस क्या आना चाहिए? रे के बाद के अंदर वापस रही आना चाहिए। रे के बाद में वापस में क्या आना चाहिए? रही आना चाहिए। तो वहां पर क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। सत्व से नियम कहीं नहीं टकराएगा। उत्व से भी कहीं, क्योंकि उत्व में क्या था? उत्व में ये पुनः नहीं था, ये पुनः नहीं था उत्व में। ये पुनः कहाँ था? ये पुनः ऋत्व में था। ये पुनः कहाँ था? ऋत्व में पढ़े प्रातः दिन ए पढ़ रहे थे, वहां स्वर था, यहाँ स्वर एक ही नहीं आ रहा है।
यहाँ स्वर एक भी नहीं आ रहा है, तो वो क्योंकि अव्यय पद आ गया, ये पद कौन सा हो गया, अव्यय पद है। अब देखिए आगे चीज है, तो पहली चीज तो क्या हो गई, पहले भी र होना चाहिए और विसर्ग के बाद भी क्या होना चाहिए, र होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज होगी कि विसर्ग संधि करते समय विसर्ग का लोप हो जाएगा और पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण कौन सा हो गया, इसके अंदर ये विसर्ग, तो विसर्ग का पूर्व पद कौन सा हो गया, नी, और नी के अंदर अंतिम पद कौन सा है, ई बड़ी, या नी मान लो, इसका अंतिम पद कौन सा है, न, इसका अंतिम पद कौन सा है, री, ये क्या हो जाएगा, दीर्घ, दीर्घ का मतलब बड़ा हो जाएगा। बड़ा का मतलब नहीं है ये नी इतनी बड़ी लिखी हुई है, बड़ा उछलने का बड़ा हो जाएगा और हमने नी ठोक दी इतनी बड़ी सारी, नहीं, ये नहीं, नी बड़े होने का मतलब होता है नी ये हो जाना, ये नी हो जाएगा बड़ा, बड़ा बड़ा नहीं हो जाएगा भाई, ये नी हो जाएगा ऐसे, ये नी हो जाएगा, ठीक है। तो नी धन रश है, क्या हो जाएगा, नी रश है, नी बड़ा हो जाएगा। पुनः धन रमते क्या हो जाएगा, न का दीर्घ क्या हो जाएगा, न में ए है तो ए का दीर्घ क्या होता है, आ, ये नहीं ए का दीर्घ, ये लो जी, ए का दीर्घ क्या होता है, ए का दीर्घ आ होता है, तो न का दीर्घ ना हो गया, पुनः, पुनः रमते। हरि धन रम्य में क्या बन गया, हरि, री बड़ा हो जाएगा, रम्यते। कवि धन राजते, कवि के अंदर भी बड़ा हो जाएगा। शंभु धन रमते, शंभु के अंदर बू बड़ा हो जाएगा, शंभु। इस प्रकार रे के बाद में रे आने पर विसर्ग का तो क्या हो जाएगा, विसर्ग से लोप है, विसर्ग का लोप हो जाएगा और पूर्व पद जो पहले वाला पद था वो क्या हो जाएगा, दीर्घो भवती, वो दीर्घ हो जाएगा। के लिए इस प्रकार हमने संधि के 4 भेद पढ़े हैं। चारों भेद पढ़ने के बाद के अंदर हमें इन चारों भेदों को मन के अंदर एक बार विचार करना है, कहीं टकरा तो नहीं रहे हैं, नहीं टकरा रहे हैं, इनको लिख लिख के देख लो। 2-3 उदाहरण तो हमें याद रखना है, 2-3 उदाहरण तो हमेशा याद रखना चाहिए, ताकि नियम कहीं नहीं, और नियम कहीं टकराएंगे भी नहीं। जो पढ़ेगा वो समझेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो कभी भी नहीं समझ सकता। उसके लिए हर चीज़ हार्ड होगी, सर कितनी हार्ड समझ में नहीं आती, उसका जीवन जीना बेकार है। पढ़ेंगे ऐसा कोई काम बना ही नहीं है कि जो पूरा नहीं होगा, सब काम पूरा हो सकता है, लेकिन चाहिए मजबूत इरादे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, इस संधि को आप 1 या 2 बार जरूर देखो, कम से कम 2 बार तो देखना है। मुझे पता है आपके इतने व्यस्ततम जीवन में संस्कृत के लिए टाइम कम ही होता है, लेकिन क्या करें, संस्कृत पढ़ाना आवश्यक भी है बोर्ड की दृष्टि से। और सभ्यता तो खैर बिल्कुल जा चुकी है, जो देश सभ्य बनना चाहते हैं वो संस्कृत को अपना रहे हैं धीरे धीरे, और जो देश अपनी सभ्यता को भूल रहे हैं वो संस्कृत को धीरे धीरे भूल रहे हैं। क्योंकि सभ्यता संस्कृति कहाँ से आती है, ये संस्कृति संस्कृत से आती है, इसी से सब कुछ बनेगा। प्रत्येक जो रोग है उस पूरे रोग का जो इलाज है, जो इलाज आ कहाँ से रहा है, बड़े बड़े ग्रंथों से आ रहा है, जीव विज्ञान से आया है, बायोलॉजी से आ रहा है, और ये बायोलॉजी भी कहाँ ही है, मोटे मोटे संस्कृत के ग्रंथों से। जितने भी हम केमिस्ट्री के ग्रंथ पढ़ रहे हैं बड़े बड़े, वो केमिस्ट्री के ग्रंथ बड़े बड़े, उनसे बड़े बड़े संस्कृत के अंदर बड़े रसायन विज्ञान के ग्रंथ, भौतिक विज्ञान के ग्रंथ, उन ग्रंथों का छोटा सा भाग लेकर के फिजिक्स बनाई गई है, केमिस्ट्री बनाई गई है। बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने कोई फिजिक्स नहीं पढ़ी, उन्होंने भौतिक विज्ञान पढ़ी थी। बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी। जो सुश्रुत थे, सुश्रुत ने कहीं से पीएमटी नीट की तैयारी नहीं की थी, वो एक संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने ग्रंथ लिखा था, सुश्रुत संहिता लिखा था। आज जितने भी डॉक्टर हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। तो आज बड़ी बड़ी बीमारियां, आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज जड़ से खत्म होता है, जबकि हम देते जो टैबलेट देते हैं उसके एलोपैथी जिसे बोलते हैं, वहाँ किसी रोग का इलाज परमानेंट जड़ के साथ खत्म नहीं हो सकता। ये इलाज कहाँ खत्म होता है, आयुर्वेद। और आयुर्वेद कहाँ से आई है, संस्कृत से आई है, बड़े बड़े महात्माओं से आई है, बड़े बड़े हवन कुंड से निकली है, ये तपस्या से निकली है, ये तपस्या से निकली हुई भाषा है। और तपस्या से निकली हुई चीज़ क्या होता है, पसीना, और पसीने की कीमत सब जानते हैं। जो चीज़ तपस्या से प्राप्त होगी वो चीज़ जिंदगी में कभी वापस नहीं जा सकती है। इसलिए तपस्या करना होगा, पढ़ने के लिए क्या करना होगा, तपस्या करना होगा। संस्कृत भी यही चीज़ है। आज IIT संस्कृत को अपना रही है, नीट संस्कृत को अपना रही है। बड़े बड़े जो महाशक्तियाँ हैं वो महाशक्तियाँ संस्कृत। आज अमेरिका की संसद के अंदर जो संसद वहाँ शुरू होती है, पार्लियामेंट शुरू होती है, तो आज वहाँ संस्कृत के गुणगान, वहाँ संस्कृत के वहाँ पार्लियामेंट में गाए जाते हैं। संस्कृत का जो अधिवेशन चलता है वहाँ पर, वो संस्कृत के भजन से स्टार्ट होता है। धन्य भारत के वो ऋषि मुनि जिन्होंने आज संस्कृत को विदेशों तक पहुँचा दिया। लेकिन अफसोस इस देश का क्या होगा, वो बच्चों आप जानो।
नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।